Hi friends, welcome to Swaratmika teaching classes. Today we are going to start chapter number 1 History NCERT English Medium Class 6th. Chapter number 1 What, Where, How and When. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि लोगों का कल्चर कैसा था, लोग क्या खाते थे, किस तरीके से धीरे धीरे करके डेवलप हुए, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ रहना स्टार्ट किया और एक दूसरे से कैसे उनके कल्चर आपस में मिक्सअप हुए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 में। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on the small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? Finding out what happened yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. यानी कि अब जब हमको पास्ट के बारे में जानना होता है तो हम किसी से पूछ लेते हैं, और अगर हमें बहुत बहुत पुराने पास्ट के बारे में जानना होता है तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and the scientists. We can also find out about the games children played, the story they heard, the plays they saw, the song they sang. मतलब कि हम अपने पास्ट के बारे में इस तरीके से जानेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में हम पास्ट के बारे में जानेंगे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, हंटर्स के बारे में जानेंगे, हर्डर्स के बारे में जानेंगे, फार्मर्स के बारे में जानेंगे और रूलर्स के बारे में जानेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Find out Narmada River on the map 1. People have lived along the banks of rivers for the several hundred years ago. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits, and other forest produced for their food. They also hunted animals. इस पैरा में ये बताने की कोशिश की गई है जो नर्मदा सबसे पहले लोग कहाँ आकर बसे, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने किस तरीके का कल्चर अपनाया? उन्होंने जानवरों को मारना शुरू किया और चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ पे पैरा में मेंशन है दे हंटेड एनिमल्स एंड दे स्टार्टेड गैदरिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गया, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फॉरेस्ट से फिर खाना स्टार्ट किया। यानी कि इस तरीके का कल्चर था नर्मदा रिवर के किनारे। नर्मदा रिवर कहाँ है? हमारी मैप में मेंशन है, ये रही नर्मदा रिवर सेंटर ऑफ इंडिया में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। फाइंडिंग आउट द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in the villages. Locate the Garo hills of to the northeast and the Vindhyans in central India. These were some of the other areas where, यानी कि सुलेमान और किरथर रेंजेस जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पे इंसान व्यक्ति ने सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया? व्हीट एंड बार्ले 8,000 ईयर्स एगो। पहले हम लोग क्या थे? हंटर्स और गैदरर थे नर्मदा रिवर के किनारे जब रहते। तो उसके बाद जब सुलेमान और किरथर रेंजेस के किनारे लोगों ने रहना शुरू किया तब वो क्या करने लगे? थोड़ा सा कल्चर डेवलप हो गया और वो क्रॉप्स उगाकर खाने लगे। कौन कौन सी क्रॉप्स? व्हीट्स एंड बार्ले 8,000 ईयर्स एगो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद चलते हैं हम विंध्यन रेंजेस के बारे में जानेंगे। ये रही हमारी मैप में, ये मेंशन है सुलेमान और किरथर रेंजेस, और ये रही विंध्यन रेंजेस सेंटर ऑफ द इंडिया में। यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले क्या किया? अनाज उपजाना शुरू किया। कौन कौन सी? व्हीट और बार्ले। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यंस। विंध्यंस के नॉर्थ पे क्या हुआ? सबसे पहले राइस ग्रो करना स्टार्ट किया हमने। यहाँ पे सबसे पहले राइस ग्रो करना स्टार्ट किया। और सुलेमान और किरथर रेंजेस पे क्या ग्रो करना स्टार्ट किया? व्हीट एंड बार्ले। ये जितने भी पॉइंट है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। Trace out the river Indus and its
ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर, यानी कि बड़ी नदियों में जो छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक नदियां। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। इंदस रिवर के किनारे जो 4700 साल पहले शहर बसे, कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast, यानी कि दो डेट्स दी गई हैं, 4700 ईयर एगो एंड 2500 years ago। 4700 ईयर एगो क्या हुआ, इंदस रिवर के किनारे शहर आके बसे, और 2500 ईयर के एगो क्या हुआ, लोग गंगा नदी के किनारे आके बसे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। मैप में देख लेते हैं सोन रिवर कहाँ पे है, और इंदस रिवर भी आप सभी को दिखा देते हैं। ये रही इंदस रिवर और ये रही सोन रिवर जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया और इंदस रिवर के किनारे भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया। नदियों के किनारे बेसिकली लोग इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, वहाँ पे आसानी से एग्रीकल्चर हो सकता था, और उनको जो डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क के लिए वाटर चाहिए होता था तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता था। Facing page. This is the map of South Asia including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by hills, seas and mountains। यानी कि इस पेज में जो एक मैप मेंशन है इसके बारे में गिवन है कि ईरान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको इंक्लूड करके बनाया गया है। और साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है और ये एशिया से कैसे सेपरेट होता है, हिल्स के थ्रू, सीज के थ्रू और माउंटेन्स के थ्रू, यानी कि समुद्र से, पहाड़ियों से और एशिया से ये इस तरीके से सेपरेट होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। गंगा नदी के किनारे एक बड़ा सा शहर था जिसे कहते हैं मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। आज के टाइम में मगध कहाँ पे है, बिहार में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बड़ा सा एम्पायर सेटअप किया। किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और इस तरीके से और भी जो हमारे कंट्री के अदर पार्ट्स में भी और किंगडम सेटअप हुई। Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. Though out people travel from one part of the subcontinent to another. लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया। The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at the times, but never impossible. एक जगह से दूसरी जगह जाना हिमालय, डेजर्ट और रिवर्स की वजह से थोड़ा मुश्किल था बट इम्पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोग जाते थे, बट भले ही उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सो मैन एंड वुमेन मूव टू द सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फूड्स एंड ड्रॉट्स। लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती उसके लिए भी जाते थे, और फ्लड यानी कि बाढ़ और ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था एक जगह पे तो इसलिए लोग दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते थे जहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती थी, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी वहाँ पे चले जाते थे। मोस्टली लोग नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। Sometimes men march in the armies conquering other islands. Besides, the merchants travel with the caravans or ships carrying valuable food goods फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट्स कैसे ट्रेवल करते थे, व्यापारी लोग कैसे ट्रेवल करते थे, कारवां में, यानी कि अपने ग्रुप में, कैसे अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स जो कि धार्मिक गुरु हैं वो कैसे ट्रेवल करते थे, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव, शहर शहर, टाउन टाउन, शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस्ड ऑन द वे, मतलब कि लोगों को ज्ञान देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। नए एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए भी लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इस तरीके से लोगों ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाएंगे, सिंपली ऐसे समझो,
तो हमारा कल्चर उनमें उनसे कुछ हम सीखेंगे और कुछ वो हमसे सीखेंगे, इस तरीके से हमारा कल्चर एक्सचेंज होगा। वाई पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज के टाइम में लोग क्यों ट्रेवल करते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लुक एट द मैप वंस मोर, मैप वन को एक बार फिर से देखो। हिल्स, माउंटेन्स एंड द सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स टू द सबकॉन्टिनेंट। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and across the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. बाहर से लोग आकर के यहाँ पे बस गए, और जो ये हमारा जो हिमालय है, जो माउंटेन्स है डिफरेंट डिफरेंट हमारे कंट्री में, वो हमारे लिए एक नेचुरल फ्रंटियर की तरह काम करते हैं। These movements of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food and several hundreds of years. यानी कि लोगों ने एक दूसरे के कल्चर से क्या सीखा, खाना बनाना, म्यूजिक सीखना, और इस तरीके से हमारे कल्चर का आदान प्रदान हुआ। नेम ऑफ द लैंड, हमारे कंट्री का नाम कैसे पड़ा, भारत और इंडिया, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। टू ऑफ द वर्ड्स वर we often use for our country are India and Bharata. The word India comes from the Indus called Sindhu. इंडिया नेम कहाँ से आया, सिंधु नदी से। सिंधु संस्कृत में कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन अवर एटलस। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called in द हिंदोस एंड इंदोस, यानी कि ईरानी और ग्रीक्स थे, वो सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने हिंदोस और इंदोस बोलना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हम लोगों को हिंदोस और इंदोस कहा जाने लगा। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। और ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि ईरानी और ग्रीक्स कितने साल पहले आए थे, 2500 साल पहले, और वो लैंड हमारा क्या कहलाने लगा, इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in the Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for our country. भारता जो ये एक वर्ड है वो कहाँ पे मेंशन है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत में। ऋग्वेद कब लिखा गया, 3500 ईयर्स एगो। 3500 ईयर्स एगो एक संस्कृत में वेद लिखा गया, ऋग्वेद, जिसमें भारत नाम का जिक्र है, और उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आ गया पॉइंट समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में जानना। There are several ways of finding about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hands. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written in palm leaf or in specially prepared bark of the tree known as birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many। यानी कि इस पैरा में ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हम पास्ट के बारे में जानते हैं तो किस तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हम किन चीज़ों से जान सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पांडुलिपि। लिपियाँ क्या होती थी, पांडुलिपियाँ एक पाम लीफ यानी कि पाम के एक पत्ता यानी कि ताड़ का एक पत्ता होता था जिस पे लिखी जाती थी। वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती थी, भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से उस पर लिखा जाता था, और इस तरीके से वो लिख करके आपस में एक एक पत्ते को धागे से बांध देते थे, और इस तरीके से एक बुक प्रिपेयर हो जाती थी जिसे कहते थे पांडुलिपि। पांडुलिपि वर्ड कहाँ से लिया गया है, मैन्यू। मैन्यू मीन्स हाथ से लिखा जाने वाला, और मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग हुआ जो हैंड रिटन है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है एक मैन्यूस्क्रिप्ट का। A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written 1000 years ago. Palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birchmark manuscript, turn on page 37. पाम ट्री कहाँ पाया जाता था, हिमालयाज पे। ये पॉइंट याद रखना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैरा पे। बहुत सारी क्या हुआ, इस तरीके से जो बुक्स हैं वो बहुत सालों बाद सड़ गल जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं, तो इसलिए अभी बहुत सारी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट हमारी बच नहीं पाई हैं, और जो बची हैं उनको रीड आउट किया गया है। तो इस तरीके से एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स का काम करती हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. इन बुक्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, लोगों के रिलीजियस बिलीफ मेंशन है, किस तरीके से राजा लोग रहते थे, क्या दवाइयाँ खाते थे, किस तरीके की साइंस उस टाइम पे यूज़ होती थी, ये सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन है. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. तो ये पॉइंट जानने वाला है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो किस किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी. मैन्यूस्क्रिप्ट प्राकृत में लिखी गई हैं और तमिल में लिखी गई हैं और संस्कृत में लिखी गई. पहले के टाइम में संस्कृत क्या होती थी, संस्कृत एक एलीट क्लास की लैंग्वेज होती थी और जो हम आम लोग होते थे वो प्राकृत में बात करते थे. तो इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों में तीन तरीके की लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. पास्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट. और दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलेख. इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम कैसे जानेंगे पास्ट के बारे में, चलिए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस such as a stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in the battle. यानी कि पहले के टाइम पे लोग, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन का, लोग हार्ड सरफेस पे जो भी लिखते थे, जैसे कि राजा के टाइम पे कौन कौन सी विक्ट्रीज हुई, ये सारी चीज़ें, या फिर राजा को प्रजा को क्या आदेश देना है, क्या संदेश देना है, वो सारी चीज़ें इन इंस्क्रिप्शंस पे मेंशन रहती थी. तो ये एक अच्छा आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है हम लोगों के लिए पास्ट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक रिटेन हो सकती हैं. स्टोन उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और पांडुलिपियाँ यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होती हैं वो काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, वही क्वेश्चन दिया हुआ है. एंड व्हाट कुड यू हैव बीन द डिफिकल्टीज. हार्ड सरफेस को पे कुछ भी लिखने की डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं और इसके प्लस पॉइंट एडवांटेजेस कौन कौन सी, ये आप समझ सकते हैं. जैसे कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई हैं वो एक बुक की तरीके से लिखी गई हैं, तो बहुत सारे पेजेस एक साथ यूज़ करके आप बाइंड करके रख सकते हो. हार्ड सरफेसेस हैं तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगी. अगर आप लिखना शुरू करोगे तो पता नहीं कितने सारे आपको हार्ड सरफेसेस यूज़ करने पड़ेंगे कुछ भी थोड़ा सा भी लिखने के लिए. तो एक ज़्यादा बल्क में ज़रूरत पड़ेगी हमें हार्ड surfaces की. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. Archaeologist कौन होते थे, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते थे. They study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture. उन्होंने किन किन आर्कियोलॉजिस्ट होते किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे पास्ट की स्टडी के लिए, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग और स्कल्पचर. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and the coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. Imperishable मतलब जल्दी ना खराब होने वाली चीज़ें. तो बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस किस किस चीज़ों पे लिखे हैं, टूल्स के, और लोगों ने क्या क्या जानने की, आर्कियोलॉजिस्ट जो किन किन चीज़ों से जो है पास्ट के बारे में पता लगाते थे, वेपन से, पॉट से, पैन से, ऑर्नामेंट से और कॉइन्स से. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी मिले हैं जो स्टोन के हैं, बोन के हैं, बिग्ड क्ले से बने हुए हैं, और इस तरीके से पास्ट के बारे में पता लगता था. ये सारी चीज़ें इम्परिशेबल होती थी. उसके बाद ये बॉक्स देख लेते हैं. एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, कांधार इंस्क्रिप्शन. कांधार इंस्क्रिप्शन कहाँ से पाया गया, अफगानिस्तान से. 2250 ईयर्स एगो ये पाया गया है, और ये किस राजा का है, अशोका का. ये दो लैंग्वेजेस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जानने के लिए, ग्रीक और अरेमाइक. The Kandahar, the inscription dates of about 2250 years ago and was found in Kandahar, present-day Afghanistan. It was inscribed on the orders of the ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Script consists of letters and signs. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different script languages, Greek and Aramaic. तो ये इस तरीके से ऊपर ग्रीक लिखी हुई है इसी इंस्क्रिप्शन में और नीचे अरेमाइक लिखी हुई है.
ये 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक पॉट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले के टाइम पे पॉट कैसे हुआ करते थे, पहले के टाइम पे कॉइन्स कैसे हुआ करते थे, इस तरीके। आज के टाइम में थोड़े डिफरेंट है, ये पेंटागन शेप में है, आज के टाइम में सर्कुलर कॉइन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश to find out what people ate in the past. People remain survive for more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एनिमल बोन से भी और फिशेस से भी, बर्ड से भी, इन सब की बोन से भी जानने की कोशिश करते थे कि पहले के टाइम में किस किस तरीके का हम लोगों का कल्चर रहा होगा। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and the archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out अबाउट और पास्ट। हमारे पास्ट के बारे में जो सोर्सेज यूज होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, सोर्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। वन पास्ट और मैनी, हमारा एक पास्ट है या बहुत सारे। इसे सिंपली ऐसे समझो जैसे कि हम लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है, और जो राजा लोग होते हैं उनका कल्चर अलग होता है, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं उनका कल्चर अलग होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं उनका कल्चर अलग होता है। तो यानी कि जो जो हमारा पास्ट होगा वो हमारा अलग तरीके का होगा, मर्चेंट्स का पास्ट अलग तरीके का होगा, राजाओं का पास्ट अलग तरीके का होगा। यानी कि जो जिस कल्चर से आया है उसका अलग पास्ट होगा, यानी कि पास्ट के मीनिंग सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही चीज़ें इस पैरा में दी हुई हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट? चाहते तो और पास्ट भी लिख देते, लेकिन पास्ट का वर्ड यूज क्यों किया गया है, ये चीजें इसमें दी हुई। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स और क्वींस। वही चीज, द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स of the country. For example, today most people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for the supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We got a great deal about kings and the battles they fought because they kept record to their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, or herders did not keep their records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, such there is much दैट रिमेन्स अननोन। यानी कि आर्कियोलॉजी ने बहुत कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी अननोन है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में राजा लोग तो अपना रिकॉर्ड रख लेते थे, कैसे भी इंस्क्रिप्शन लिखवा लिए, कुछ बुक्स लिखवा ली, किसी भी तरीके से, बट आम लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे। उनका जैसा कल्चर होता था उसके बारे में जान पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ, रिसर्च चल रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मीनिंग है? इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर। यानी कि अगर कोई तुमसे डेट पूछे तो क्या बताओगे? उसका दिन, मंथ और ईयर ही तो बताओगे। 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to the days going back from the past using 2000 as our starting point. ऐसे समझो, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, बीसी और वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और आज के टाइम में जो डेट्स होती हैं वो दो तरीके से। 2000 जो है हमारा, जो 2000 फॉर एग्जांपल 4700 ईयर्स एगो को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2700 BC, यानी कि 2000 साल इधर ईसा मसीह के जन्म के पहले के 2700 और इधर के 2000, यानी कि टोटल हो गया 4700। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। BC, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC के का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। CE का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एरा। BCE का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट।
BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find out AD before dates. This stand for word Latin. Anno Domini meaning in the year of word, that is Christ. So 2012 can also be written as the AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stand for Common Era and BCE stand for Before Common Era. We use these terms because of the Christian era is now used in most of the countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP meaning before, present, and you are used. Find two dates mentioned on the page 3, which set of the letters which would you use for them. We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used and were as well as scripts have changed over time. So, how do scholars understand what it inscribes? Can be done through the process known as डिसाइफरमेंट. डिसाइफरमेंट का क्या मीनिंग होता है? पहले के टाइम की भाषा और लिपियों को पढ़ना, इसको कहते हैं डिसाइफरमेंट. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले के लोग किस तरीके से लिखा करते थे, किस तरीके के वर्ड यूज करते थे. फॉक्स बनी है और इस तरीके के कुछ कुछ फिगर बनाए हुए हैं, उनसे वो इस तरीके की लैंग्वेज लिखा करते थे. थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्मेट होता था जिन्हें हम अभी तक पढ़ नहीं पाए. One of the most famous stories of decipherment comes across Egypt, a country of North Africa where there are kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here a inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and script Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in the little frame called corche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which Egyptian letters stood. We can also see a lion stood for L, bird for A. Once they knew that what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. इसमें कहानी की तरीके से दिया हुआ है फिगर कि कौन सा वर्ड किस जानवर के लिए यूज हुआ है, और इस तरीके से जो है हम पूरी जो है लिपि को पढ़ सकते हैं. उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पैरा पे. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोसेटा नाम का एक टाउन है. कहाँ है? इजिप्ट में, जहाँ से 2 लैंग्वेजेस में एक स्क्रिप्ट फाइंड आउट हुई है, ग्रीक और इजिप्टियन लैंग्वेजेस में. और उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें एक फ्रेम में जो है किंग और क्वीन मेंशन है, जिनको क्या कहा जाता है? कोर्शे. और ये जो है ग्रीक और इजिप्टियन लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है, जो इसके नॉलेज मतलब जिसकी नॉलेज रखते थे उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है. नेक्स्ट हम चलते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच द फॉलोइंग. नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग. मगधा द फर्स्ट बिग किंगडम. गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर. इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द फर्स्ट सिटी. गंगा वैली सिटी इज अबाउट 2500 years ago. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे. लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच क्या डिफरेंस होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती थी जो पाम लीफ पे लिखी जाती थी, बर्च ट्री की, और जो इंस्क्रिप्शंस वो होते थे जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारी अभी तक रिटेन नहीं हुई हैं क्योंकि वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो बहुत दिनों तक रहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो भी कमी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.